यस बेटा, गुड आफ्टरनून। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਤਾਂ Yes, ਕਰੀ beta, ਜਾਵਾਂ, today ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ, we will ਤਾਂ ਮੈਂ start ਕਹੂੰਗੀ ਜਾ ਕੇ poetic devices. ठीक है, वो है कह रहा है कि अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि Let us सभी let others join, then we will start. फिर start कर देंगे। है ना? तो कहते हैं कि चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ Okay बेटा, let's start poetic devices. कहता है कि फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं। पोएट्री इज अ काइंड ऑफ थिंग पोएट्स राइट। पोएट्री एक ऐसी चीज है जो पोएट लिखता है। पोएट का कुछ लिखना इज कॉल्ड पोएट्री। Man, if you got asked, you will never know. A poet is limited in the material he can use in creating his work. जो पोइट है वो अपने मटेरियल में बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, ही कैन यूज इन क्रिएटिंग हिज वर्क, अपने मटेरियल्स को अपने he use the writer and a poet uses his limited materials in creating his works. All he has words express his ideas and feelings. A poet who is going to write something, he has only words to write. He has nothing, but he has his ideas, he has his feelings, so he will depict his ideas or his feelings. So these words needs to be precisely light on the several right on several levels at once. They must sound right to the listener, even they delight his ear. जो उसके वर्ड्स होनी चाहिए, उनकी जो साउंड है बिल्कुल राइट होनी चाहिए, जो लिसनर को एज इट इज समझ आए जैसे कोई राइटर लिखना चाहता है। दे मस्ट हैव अ मीनिंग विच माइट हैव बीन अनएंटिसिपेटेड बट सीम्स टू बी परफेक्टली राइट वन। जो मीनिंग है वो क्लियरली डिपिक्ट होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, जो वर्ड्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। जो ह्यूमन थॉट है, इमोशन है, फीलिंग है, आइडिया है, मतलब इट शुड बी इन डेप्थ, वो डेप्थ में होना चाहिए एंड इट शुड बी क्लियर्ड होना चाहिए, अपीयरिंग सिंपल, सेल्फ कंटेन्ड, अपने आप में क्लियर करें। So if we talk about English language, in English language contains wide range of words from which to choose for almost every thought, and there are also numerous plans or methods of arrangement of these words called poetic devices. English language की हम बात करें तो उसके बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ उसकी वर्ड्स की बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिन्हें हम चूज करके लिखने के लिए कुछ मेथड फॉलो करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ सिस्टम लगाते हैं कि हाँ इस बात को इस तरीके से बोला जाए। द वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड पोएटिक डिवाइसेस, है ना। जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर रहा है राइटर, कैसे वो बता रहा है, दैट इज कॉल्ड पोएटिक डिवाइसेस। उन्हें हम क्या कहते हैं, पोएटिक डिवाइसेस। इवन दो मोस्ट पोएट्री टुडे इज रेड साइलेंटली, आजकल अगर हम पोइट्री पढ़ें तो हम उसे साइलेंटली रीड करेंगे, इट मस्ट स्टिल कैरी विद इट द फीलिंग ऑफ बीइंग स्पोकन अलाउड। लेकिन उसकी एक ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए, अगर हम उसे स्पीक करें फीलिंग ऑफ बीइंग स्पोकन अलाउड भी रीड करनी पड़े, तो रीडर शुड प्रैक्टिस हियरिंग इन इट इन ऑर्डर टू कैच ऑल द आर्टफुलनेस विद व्हिच द पोएट हैज क्रिएटेड हिज वर्क। जो उसकी आर्टफुल है, जो उसका आर्ट है, जो पोइट बताना चाहता है, एक राइटर बताना चाहता है, वो भी हियरिंग में आना चाहिए, ठीक है। सो आगे देखो, द साउंड ऑफ वर्ड्स की जो साउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ड्स और पोर्शंस ऑफ वर्ड्स कैन बी क्लस्टर्ड और juxtaposed to achieve specific kinds of effects when we hear them। जो भी वर्ड्स हैं, जो भी पोर्शंस हैं, उन्हें स्पेसिफिक काइंड एक वो दिखा रहे होते हैं हमें,
है ना, क्लेवर भी होते हैं, प्लीजिंग भी होते हैं, कुछ सूदिंग होते हैं, कुछ रफ होते हैं, है ना, अदर्स वी डिसलाइक एंड ट्राइंग टू अवॉइड, कुछ को हम लाइक कर मतलब नहीं अच्छा लगता हमें कि हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है बेटा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस नियर अदर each other usually on the same of the adjacent lines। एक रिपीट कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना किसी भी वर्ड से पहले, किसी भी सेंटेंस के पहले, एक सेम वर्ड का सेम साउंड का रिपीट होना, सेम कॉन्सोनेंट का रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट का फ, फ्यूरियस का भी फ, दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? फ साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस, तो दैट इज एलिट्रेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। पीटर एंड एंड्रयू पेटेड द पोनी एट एस्कॉट। अब प देखो 3 बार आ गया। इन द सेकेंड डेफिनेशन बोथ पी एंड ट भी देखो कितनी बार आ गया। इन द एग्जाम्पल आर एलिट्रेशन। वो किसकी एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन की। इट इज नोटेड दैट दिस इज वेरी ऑब्वियस डिवाइस एंड नीड्स टू बी हैंडल्ड विद ग्रेट रिस्ट्रेंट एक्सपेक्ट इन स्पेशली फॉर्म सच एज लिमरिक, ह्यूमरस एंड सिंक्वेंट वर्ड्स। ठीक है, ये थी बेटा एलिट्रेशन। सेकंड है एसोनेंस। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है? रिपीटेड वाउल इन वर्ड्स प्लेस नियर ईच अदर यूजुअली ऑन द सेम ऑफ द एडजेसेंट लाइन्स। These should be in sounds that are accented on stressed rather in a vowel sound that are unaccented। जब किसी वाउल का रिपीट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोनेंस। जैसे इज, आई, आई 3 बार रिपीट हो रहा है, इज में भी आया, फिर ब्रिंसन में भी आया 2 बार, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बेटा? एसोनेंस। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंडिंग ऑफ द वर्ड नियर प्लेस्ड ईच अदर। किसी कॉन्सोनेंट साउंड का वर्ड के एंड में रिपीट होना, लास्ट में रिपीट होना, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्सोनेंट्स। एग्जांपल देखो, बोट्स इनटू द पास्ट। बोट्स में ट आया, इनटू में भी ट आया, पास्ट में फिर ट आया, तो जो ट साउंड है वो 3 बार रिपीट हो रही है एट द एंड, एंड पे रिपीट होना। क्लियर? दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट है बेटा कैकोफनी। कैकोफनी क्या होता है? सीरीज ऑफ हार्श अनप्लेजेंट साउंड हेल्प्स टू कन्वे डिसऑर्डर। एक ऐसे वर्ड्स, ऐसी सीरीज जो बहुत हार्श है, बहुत अनप्लेजेंट है ना, जो किसी भी डिसऑर्डर को, कोई ऑर्डर ना हमें जिससे पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? कैकोफनी। जैसे माय स्टिक फिंगर्स क्लिक विद द स्निकर, क साउंड, माय स्टिक फिंगर्स क्लिक विद स्निकर। कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइनली यूज किया जाता है, डिफिकल्टी होती है थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में, जैसे एंड चकलिंग दे एंड चकलिंग दे नकल द कीज लाइक इट पुट ऑन माय स्टील पिलर स्पीकर एंड प्लक फ्रॉम दीज कीज मेलोडीज प्ले अ पियानो जॉन लाइक। नेक्स्ट है बेटा इफोनी। इफोनी क्या होता है? एक ऐसी प्लेजेंट साउंड जो हार्मनी भी डिपिक्ट करे और उस लैंग्वेज की ब्यूटी को भी रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, यूफनी क्या होता है? यूफनी होता है हार्मनी को भी कन्वे करे, ब्यूटी को भी कन्वे करे एक प्लेजेंट साउंड के साथ। देन ओर्स डिवाइड द ओशियन, देन ओर्स डिवाइड द ओशियन टू सिल्वर फॉर अ सीम और बटरफ्लाइज ऑफ banks of moon leap flashless as they swim, a bird came down the walk। कहाँ से स्टैंजा लिया गया। नेक्स्ट है बेटा ओनोमटोपिया। ओनोमटोपिया क्या होता है? वर्ड्स दैट साउंड लाइक देयर मीनिंग, उनके मीनिंग से ही, उनकी साउंड जो है उनकी मीनिंग की तरह ही निकल के बाहर आई, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओनोमटोपिया। Words that sound like their meanings, and heard the steady tick of the whole night clock, the world tick sounds like the action of the clock। अब देखो इसमें hear the still tick of the old hall clock, जो tick word आया, tick से हमें क्या पता चल रहा है? action of the clock। clock का action tick word से ही हमें clear हो गया, so that is called onomatopoeia। If assonance or alliteration can be opened as the sound k is repeated in the tick and clock, such the better, है ना।
इसे हम जो ओनोटोपिया है इसे हम एसोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स या फिर एलिटेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटा रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन द पर्पसफुल रीयूज ऑफ वर्ड्स। पर्पस, किसी पर्पस के लिए सेंटेंस का, वर्ड्स का, फ्रेजेस का रीयूज करना, दोबारा से यूज करना। समटाइम्स स्पेशली विद लॉन्गर फ्रेजेस दैट कंटेन्स अ डिफरेंट की वर्ड ईच टाइम, दैट इज कॉल्ड पैरेलिज्म। पैरेलिज्म क्या होता है? किसी लॉन्ग फ्रेज का रिपीट होना। इट हैज बीन अ सेंट्रल पार्ट ऑफ पोइट्री। यही एक पोइट्री का सेंट्रल पार्ट होता है। Many of the sounds use these devices of their unifying elements. I was glad, so very glad. तो glad 2 बार आ गया, very 2 बार आ गया, half a league onward, cannot right of them, cannon to left of them, canna in front of them. तो देखो कैनन वर्ड डैम कितनी बार रिपीट हो गया है ना। सो दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेपिटेशन। नेक्स्ट है राइम। राइम क्या होता है बेटा? दिस इज द वन डिवाइस दैट मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद पोइट्री ऑफ द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक के लिए पोइट्री लिखी जाती है वहां पे हम राइम यूज करते हैं। वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट बिगिनिंग साउंड बट हुज एंड साउंड अलाइक। जिनका एक वर्ड की स्टार्टिंग अलग हो सकती है जब दो वर्ड्स की एंडिंग सेम हो, जो फाइनल वाउल है या फाइनल कॉन्सोनेंट है वो सेम आए, दैट इज कॉल्ड राइम। उसे हम क्या बोलते हैं? राइम। जैसे एग्जांपल देखो, टाइम, स्लाइम, माइम, है ना। तो एक ट से स्टार्ट हो रहा है, एक स से स्टार्ट हो रहा है, एक म से स्टार्ट हो रहा है, बट इनकी एंडिंग मिल रही है। इनिशियल जो इनकी फाइनल पोजीशन पे कॉन्सोनेंट या वाउल यूज हुआ है वो सेम साउंड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड राइम। उसे हम क्या बोलते हैं? राइम। डबल राइम इंक्लूड फाइनल 2 सिलेबल्स। जो डबल राइम होगी, मतलब डबल जो है राइम बनेगी, उसमें क्या होगा? सिलेबल आखिरी 2 होंगे, रिवाइवल, अराइवल, सर्वाइवल, है ना। जो ट्रिपल होंगे, ट्रिपल में क्या होगा? फाइनल 3 सिलेबल सेम होंगे, ग्रीनरी, मशीनरी, सीनरी। क्लियर? A variation which has been used effectively is called slant rhyme. Slant rhyme हम किसे कहते हैं? Slant rhyme होता है बेटा जो वेरिएशन है उनको हम क्या बोल देते हैं? स्लैंट राइम या हाफ राइम। इफ द फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द वर्ड्स आर द सेम बट द इनिशियल कॉन्सोनेंट्स एंड अबाउट साउंड आर डिफरेंट, द राइम इज कॉल्ड अ स्लैंट राइम। जब जो है फाइनल सेम हो, इनिशियल अलग हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? हाफ राइम। व्हेन दिस अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द लाइन, जब ये लाइन के मिड में आ जाए उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉन्सोनेंट्स। इज इट क्लियर? अनदर वेरिएशन व्हिच इज occasionally used is called near rhyme. If the final vowel as are the same, जो final vowel फर्स्ट के साथ सेम हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? नियर राइम। नेक्स्ट है बेटा रिदम। रिदम क्या होता है? Although a general public is seldom strictly conscious of it, nearly everyone depends on some level of the organization of speech rhythm. Verbal stress किया जाता है जब presenting syllables यूज किए जाते हैं। Thought I saw a pussy cat, है ना। एक रिदम बने माइंड में, है ना। लैम्ब, iambic, टॉर्चिक, एम्पिस्टिक, एनापिस्टिक, डिक्टेलिक, स्पॉन्डियक, है ना। जो हमें जो एक रिदम के साथ चले। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। वो साउंड वाले थे, अब कौन से करेंगे? जो मीनिंग्स डिपिक्ट करें, उसका मीनिंग पता चले। मोस्ट वर्ड्स कन्वे सेवरल मीनिंग और शेड्स ऑफ मीनिंग एट द सेम टाइम, है ना। कई वर्ड्स होते हैं जो एक ही समय पे ज्यादा मीनिंग बताएंगे। इट इज द पोइट्स जॉब। पोइट की जॉब क्या होगी? टू फाइंड वर्ड्स, एक ऐसे वर्ड्स फाइंड करने which when used in relation to other in the poem, अगर हम दूसरे वर्ड्स के रिलेशन के साथ करेंगे they change their meaning, वो अपना मीनिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है। फर्स्ट है एलिग्री। एलिग्री क्या होता है? A representation of an abstract or spiritual meaning, एक ऐसा मीनिंग पता चले जो हिडन मीनिंग हो, कोई स्पिरिचुअल मीनिंग हो, एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग पता चले। समटाइम्स इट कैन बी सिंगल वर्ड, वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, किसी का कैरेक्टर का या प्लेस का नेम भी हो सकता है। इट इज सिंबॉलिक, जो उस चीज का सिंबल होगा। दैट हैज ओनली अ लिटरल मीनिंग,
उसका सिर्फ एक लिटरल मीनिंग तो होगा ही, उसके साथ वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सिंबल भी उसका बताएगा। बट अ लार्जर वन अंडरस्टूड ओनली आफ्टर रीडिंग द एंटायर स्टोरी और अ पोएम। सिर्फ एक जस्ट एक वर्ड को पढ़ के क्लियर नहीं होगा, फॉर दैट वी हैव टू रीड द एंटायर स्टोरी, पूरी स्टोरी या पूरी पोएम उसके लिए रीड करनी होगी। नेक्स्ट है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, एक ब्रीफ रेफरेंस टू सम पर्सन, हिस्टोरिक इवेंट, वर्क ऑफ आर्ट, बिब्लिक और मिथिकल। एक रेफरेंस होनी या तो किसी पर्सन के लिए या किसी आर्ट के लिए या बिब्लिक और मिथोलॉजिकल सिचुएशन या कैरेक्टर के लिए पूरा जो है कुछ रेफर कर देना, उनको रेफर करना। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कैन मीन मोर देन वन थिंग। जब एक वर्ड एक फ्रेज एक मीनिंग से ज्यादा मीनिंग क्लियर करे, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्विटी। Poets often search out such words to add richness to their work. क्यों एम्बिग्विटी का यूज क्यों किया जाता है, ताकि पोइट्री में और रिचनेस जो है ऐड की जा सके। वन आफ्टर वन मीनिंग सीम्स क्वाइट रेडिली अपेरेंट बट अदर डीपर एंड डार्कर मीनिंग। एक मीनिंग बिल्कुल सिंपल होगा, अपेरेंट होगा, सेकंड मीनिंग डीप होगा। जैसे द रॉबर्ट फ्रोस्ट की वर्क है एक, जिसका नाम क्या है, सर्वेंट फ्लावर, उसमें एम्बिग्विटी है, मतलब एक से ज्यादा मीनिंग वो डिपिक्ट हो रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट इज एनालॉजी। एनालॉजी अ कंपैरिजन, यूजुअली समथिंग अनफेमिलियर विद द समथिंग फेमिलियर। कंपैरिजन करना एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमें पता है, फेमिलियर है, सेकंड जो चीज हमें अनफेमिलियर है। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। एनालॉजी, नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी is speaking directly to a real or imagined listener. डायरेक्ट बात करनी या तो अपने ओरिजिनल रीडर के साथ, लिसनर के साथ, या फिर इमेजिन्ड हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रीडर मान के चले, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को एड्रेस करे बाय नेम, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट इज क्लिश, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट वाज क्लेवर एंड ओरिजिनल बट थ्रू ओवरयूज हैज बिकम आउटडेटेड। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच यूज करना जो एक बार तो ओरिजिनल यूज किया गया था, लेकिन उसके ओवर यूज से वो चीज आउटडेटेड हो गई। इफ यू हैव हर्ड मोर देन टू और मोर अदर पीपल से इट मोर देन टू और मोर लाइन्स, chances are the phrase to time want to be useful in your writing. Busy as a bee. जिस चीज को ओवर यूज किया जाए, जो चीज हमें ओवर यूज के कारण आउटडेटेड लगे, दैट इज कॉल्ड क्लिश। Next is connotation. Connotation is the emotional, the psychological or a social overtone of a word. एक वर्ड को ओवरटोन करना या इमोशनली या साइकोलॉजिकली, उसके ऊपर इम्प्लीकेशन यूज करनी या एसोसिएशन यूज करना, उसके लिटरल जो उसका लिटरल मीनिंग होगा, लिटरल मीनिंग हमें पता चलेगा, उससे वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट इज क्लोजली अरेंज थिंग्स विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। किसी चीज को अरेंज कर देना लेकिन कैरेक्टरिस्टिक उसके डिफरेंट बताने, जैसे ही वाज डॉग, ही वाज सिंस्टर, ही वाज क्रूअल, ही वाज रेडिएंट, प्लेजेंट एंड काइंड। ऑपोजिट भी बता दिया, काइंड भी बता दिया, क्रूअल भी बता दिया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को अरेंज कर देना। नेक्स्ट इज डेनोटेशन, द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड, इट्स लिटरल मीनिंग अपार्ट फ्रॉम एनी एसोसिएशन ऑफ connotations. Students must exercise caution when beginning to use the thesaurus, since often the words these are clustered together may a denotation meaning but not a connotative one. A substitution of the word can sometimes destroy the mood, even the meaning of a poem. एक substitution word use कर लेना, अदर मीनिंग उसके सिनोनिम यूज कर लेना, जिसकी वजह से जो पूरी पोइट्री है या कोई पोइम है, वर्क है, उसका टोटली टेस्ट है टोटली रॉन्ग हो जाना, उसे टोटली डिस्ट्रॉय कर देना। सो दैट इज कॉल्ड डेनोटेशन। यूफेमिज्म, an understatement used to lessen to affect the statement, substituting something anakin for something that might be offensive. एक ऐसे वर्ड्स यूज करना जो ऑफेंसिव ना लगे, हर्टफुल ना लगे, किसी को हर्ट ना हो, जैसे शी इज एट रेस्ट मीनिंग शी इज डेड। अब शी इज डेड, किसी को मैसेज लगाना शी इज डेड ज्यादा उसके लिए
हार्टफुल हो सकता है, हर्ट हो सकता है पर्सन, तो उसके लिए हम, ताकि वो चीज ऑफेंसिव ना लगे सेंटेंस, बिल्कुल भी उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लेना, जैसे शी इज एट रेस्ट। हाइपरबली, हाइपरबली मतलब एक किसी भी सेंटेंस को बता चढ़ा के बोलना, एग्जेगरेशन यूज्ड फॉर इफेक्ट, उसके उसमें इफेक्ट लेके आने के लिए उसमें कुछ ऐड करना, दैट इज कॉल्ड हाइपरबली। सो वी स्टॉप हियर। काफी जो है हमने आज डिस्कस कर ली, बाकी की कल करेंगे बेटा। तो यहाँ तक सभी बच्चों ने एक बार रिवाइज कर लेनी है, रिकॉल कर लेनी है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइसेस एग्जाम्पल फ्रॉम द पोइट्री दैट यू हैव कवर्ड टिल नाउ। जो अभी तक होगी उसकी प्रैक्टिस करके देखना, श्योर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा जो भी आपकी पोइट्री थी पूरी। तो बेटा यहाँ तक सभी बच्चों ने रीड करके लेके आनी है। We will start further tomorrow. Okay, then we stop here.